मूवीज ट्राइब प्रस्तुत करता है द रीडर। अकेडमी अवार्ड्स विनर केट विंसलेट की उम्दा परफॉर्मेंस और एक बेहतरीन कहानी आपके लिए। डायरेक्टर है स्टीफन डेल राय और IMDb रेटिंग 7.6 है। ऐसे नए और अलग मूवी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें और हाँ, पक्के से नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल ID है movies_tribe। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। शुरू होने जा रही है आज की कहानी। 1995 बर्लिन शहर। माइकल बर्ग के अपार्टमेंट से एक औरत निकल रही है जिसके साथ उसने एक रात बिताई थी। औरत के जाने के बाद वो खिड़की के सामने खड़ा एक गुजरते ट्राम को देख रहा है जिसमें वो 15 साल के माइकल को बैठा देखता है। समय 37 साल पीछे लौट गया। साल 1958। तेज़ बारिश हो रही है। स्कूल से वापस लौट रहा बस में माइकल की तबीयत बिगड़ने लगी और वो नीचे उतर गया। भीग रहा माइकल उल्टियाँ करते हुए रोने लगा। तभी वहाँ रहने वाली एक मध्यम आयु की औरत ने उसकी हालत देखी। उसके पास गई, उसे हौसला दिया, पूछा वो कहाँ रहता है और फिर उसे थोड़ी दूर तक घर छोड़ने भी आई। जब माइकल घर पहुंचा, उसके घर पे सभी फिक्रमंद है। डॉक्टर बुलाया गया। पता चला उसे स्कारलेट फीवर नाम की बीमारी हो गई है। अब आने वाले 3 हफ्तों तक उसे बेड रेस्ट में रहना होगा। एक दिन वो अपने स्टैम्प्स कलेक्शन को देख रहा है। तभी उसने अपनी माँ से उस औरत का जिक्र किया जिसने उस दिन उसकी मदद की थी। 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद जब वो ठीक होने लगा, फूलों का गुलदस्ता लेकर सुबह सुबह उसी जगह गया जहाँ उसे वो औरत मिली थी। वो ऊपर गया। औरत अपने कपड़े इस्त्री करती मिली। माइकल बोला, मैं उस दिन के लिए शुक्रिया कहने आया हूँ। मैं पहले ही आता, पर 2 हफ्तों से मैं बेड रेस्ट में था, कहीं आ जा नहीं सका। बहुत बोरियत हुई। किताबें पढ़ने के अलावा और कुछ करने को था ही नहीं। औरत थोड़ा रुक गई। जब माइकल जाने लगा, वो बोली, मुझे भी काम पे निकलना है, साथ चलती हूँ, और उसे बाहर कमरे में इंतज़ार करने को कहा। कमरे में इधर उधर रखी चीज़ें देखते हुए अचानक दरवाजे की दरार पे नज़र पड़ते ही उसे वो कपड़े बदलती दिखी। वो उसे एकटक देखने लगा। कुछ ही देर में उस औरत की नज़र भी माइकल पर पड़ी, लेकिन माइकल उस पे से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा। खुद की गलती थोड़ी देर में समझ आते ही शर्मिंदा होकर माइकल वहाँ से हड़बड़ा कर भाग गया। घर आकर भी माइकल उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। अगले दिन माइकल उसे बस टिकट के यूनिफॉर्म में दिखी। एक रोज़ हिम्मत जुटाकर वो फिर उस औरत के घर गया। 2 कोयले से भरी हुई बाल्टी लिए सीढ़ियों पे चढ़ती हुई वो उसे मिली। माइकल को वहाँ देख वो बोली, नीचे और 2 बाल्टी पड़ी है, चाहो तो उनमें कोयला भरकर ला सकते हो। माइकल को इन कामों का कोई तजुर्बा नहीं है। वो एक अमीर घराने से है। जब 2 भरी बाल्टी लिए वो अंदर आया, उसके चेहरे पे लगी कालिख देख औरत की हंसी छूट गई। वो बोली, तुम ऐसे घर वापस नहीं जा सकते। मैं नहाने का पानी गर्म करती हूँ, तुम अपने कपड़े उतार कर मुझे दे दो। संकोच के साथ माइकल ने अपने कपड़े उतारे और बाथ टब में बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो औरत भी बिना कपड़ों के उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। माइकल को उसके जिस्म, उसके सांसों की गर्माहट महसूस हो रही है। उसका स्पर्श माइकल को उत्तेजित कर रहा है। दोनों करीब आ गए। दोनों में जिस्मानी संबंध बनने लगे। माइकल अब स्कूल से छुट्टी होते ही दौड़ते हुए आता, भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़ता और उसके दरवाजे के सामने आकर रुकता। मगर माइकल अभी तक उसका नाम नहीं जानता। ना ही उस औरत ने कभी उससे उसका नाम पूछा। नाम पूछने पे उस औरत ने अजीब प्रतिक्रिया दी। कहा, क्यों, नाम क्यों जानना है? फिर थोड़ा रुककर कहती है, हैना स्मिथ्स, और माइकल से भी उसका नाम पूछती है। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन यूं ही हैना ने पूछा, तुम स्कूल में क्या क्या पढ़ते हो? कौन कौन सी लैंग्वेज आती है तुम्हें? माइकल बोला, लैटिन, ग्रीक, और उसे एक इमिलिया गलॉटी की नोबल पढ़कर सुनाई। जिंदगी सिर्फ उलझने और काम बनकर रह गई है। हैना खूब मन लगाकर सुनने लगी।
जिस्मानी ज़रूरत से शुरू हुआ संबंध धीरे धीरे नया रुख लेने लगा। अब शारीरिक ज़रूरत दूसरे दर्जे पर आने लगी और पहली जगह किताबों की कहानियों ने ले ली। मगर हैना को पढ़ना पसंद नहीं, वो सिर्फ सुनती है, घंटों तक बिना पलक झपकाए। एक रूटीन सा बन गया है। माइकल रोज़ स्कूल के बाद हैना के घर आता, वो उसे नई नई किताबें पढ़कर सुनाता, कभी बेड पे, कभी बाथटब तो कभी काउच पर, और उसके बाद एक दूसरे की बाहों में उनकी शाम खत्म होती। जैसी कहानियाँ होती, हैना की प्रतिक्रिया भी वैसी होती, कभी हंसती, कभी खूब रोती, कभी नाराज़ तो कभी गुमसुम। एक दिन माइकल हैना के काम पे पहुंच गया। वो घर आकर उस पर बहुत नाराज़ हुई क्योंकि वो दूर खड़ा था, उसके पास नहीं आया। क्या उसे शर्म आती है उसके साथ नज़र आने में, जबकि माइकल तो बस उसे निहार रहा था। डांट सुनकर थोड़ी देर बाहर खड़े होकर मुंह फुलाने के बाद माइकल उसके पास आया और बोला, हम सिर्फ 4 हफ्तों से साथ हैं, मगर अभी से ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। बहुत देर से खामोश बैठी हैना क्या जवाब दे माइकल की बातों का। एक उम्र अकेले गुजारने के बाद जब आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं होता, लाख गलत सही पर इंसान संगी ढूंढता है। अपनी जवानी की आखिरी लालिमा के बदले में हैना ने कुछ पलों का साथ मांगा है। पर प्यार वो क्या होता है, वो हो भी कैसे सकता है, वो भी उम्र के इस पड़ाव में। माइकल के जवाब मांग रही आंखों को देख उसने नज़रें फेर कर हाँ कह दिया। अगले दिन एक नई किताब आई, होमर की लिखी अथीना इंस्पायर्स द प्रिंस, यानी अथीना के आने के बाद प्रिंस की ज़िंदगी में बदलाव। माइकल महज 15 साल का है। ये रोमानी रिश्ता उसके अंदर आसमान की नई तरंगों को छू रहा है। ये सोच कर कि हैना भी उससे प्यार करती है, उसमें एक आत्मविश्वास पैदा होने लगा। वो डरा डरा रहने वाला माइकल अब स्कूल में हर जगह अच्छा प्रदर्शन करने लगा। वो खुश है। कुछ खामियां, कुछ कमियां तो वो एक दूसरे में पूरी कर रहे हैं, जो उन दोनों को पूरा कर रहा है। यही तो रिश्तों का काम है ना। बदलते हफ्तों और बदलती किताबों के बीच उनके रिश्ते भी करवट ले रही है, जैसे हर नई कहानी उन्हीं के जज्बातों को बयां कर रहे हैं। हैना उससे एक पल गुस्सा भी होती, अगले ही पल उसकी बच्चे की तरह देखभाल भी करती। उसकी ये हरकत कभी कभी माइकल को अचंभे में डाल देता, जैसे एक से ज़्यादा रिश्ते वो उसमें पाना चाहती हो, जो माइकल के लिए शायद निभा पाना मुमकिन नहीं। एक दिन माइकल ने हैना से कहा, हम कहीं बाहर घूम क्यों नहीं आते, जैसे कहीं पिकनिक पे। हैना चौंक गई, मगर माइकल ने अपने स्टैम्प कलेक्शन बेच सारे इंतज़ाम कर लिए। उन्होंने अगले दिन साइकिल भाड़े पर ली और दूर निकल गए। बीच में एक जगह रुककर उन्होंने खाना खाया। जब पैसे देते वक्त वहाँ के स्टाफ ने हैना को उसकी माँ कहा, उसने सबके सामने हैना के होठों को चूम लिया, जो उसकी बगावत है। शाम को माइकल उसे एक चर्च ले जाकर सरप्राइज़ देता है, जो हैना को बहुत अच्छा लगा। एक दिन उसके क्लास में एक नई लड़की आई, सोफिया। सभी लड़के उसकी तरफ आकर्षित हैं, मगर वो माइकल की तरफ रुझान महसूस कर रही है। अब कुछ समय से माइकल हैना के यहाँ देरी से पहुँचने लगा, हर बार कोई बहाना बना देता। कुछ दिनों से माइकल ने एक नई किताब पढ़नी शुरू की है, द लेडी विद द लिटिल डॉग, जिसमें शहर से आई एक नए चेहरे के बारे में है। माइकल के अंदर का बदलाव उसकी किताब की पसंद में भी दिखने लगी है। वो पहले की तरह रोमांस, लव की किताबें नहीं लाता। किताब पढ़ने वालों को भले ही समझ में ना आए, मगर किताब सुनने वाले को फ़र्क दिखने लगा है। आज हैना को प्रमोशन मिला। उसके कार्यकाल और उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसे क्लर्क की नौकरी मिली है। पर हैना पता नहीं क्यों परेशान है। छोटे काम से ही तो खुश थी वो। और आज ही माइकल का जन्मदिन भी है। दोस्तों ने स्कूल के बाद पार्टी रखी है, मगर वो आधे मन से चला आया। आज उसका किताब पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा। हैना देख रही है कि वो चिड़चिड़ा हो रहा है। आखिरकार माइकल ने बोल दिया,
तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज मेरा जन्मदिन है और वहाँ मेरे दोस्तों ने पार्टी रखी है। दोनों में अनबन हो गई। हैना ने गुस्से में उसे एक दूसरी किताब वॉर एंड पीस पढ़ने को दी। वो नई किताब उसे अच्छी नहीं लगती। कुछ देर बाद जब सब शांत हो गया, हैना ने उसे प्यार किया और कहा, अब तुम्हें अपने दोस्तों के पास जाना चाहिए। अगले दिन जब माइकल आया, हैना अपनी नई प्रमोशन और ये शहर दोनों ही छोड़कर जा चुकी है। उसके खाली पड़े घर की तरह माइकल की ज़िंदगी में भी एक खाली कमरा सा बन गया जिसे वो कभी भर ना सका। कहानी आज के समय में लौट गई। माइकल एक वकील है, एक तलाकशुदा आदमी है और आज 1 साल बाद अपनी बेटी जूलिया से मिलने जा रहा है। ऐसा लगता है माइकल सबसे एक दूरी बनाकर रहता है, जो दूरी उसके हर करीबी रिश्ते में नज़र आती है। कहानी एक बार फिर पीछे लौट गई। साल है 1966। हैना के गए कुछ 8 साल से ऊपर हो चुके हैं। माइकल अब यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में पढ़ाई कर रहा है। एक केस सेमिनार में शामिल होने बाकी स्टूडेंट्स के साथ कोर्ट रूम आया हुआ है। बाहर लोगों की काफ़ी भीड़ जमा है क्योंकि ये केस जर्मनी और दुनिया के इतिहास में बहुत खास होने वाला है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूरोप के अधिकांश भाग में जहां हिटलर की डिक्टेटरशिप थी, बड़ी तादाद में ज्यूस लोगों को नाजी कैंप्स में भरा जाता था, जिसे हिटलर की एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन शूटस्टाफल चलाती थी। उन्हीं कैंप्स के 6 गार्ड्स ने 300 ज्यूस औरतों और बच्चों को एक कैंप से दूसरे कैंप ले जाते वक्त बीच में ही एक चर्च में जिंदा जलाकर मारने का आरोप लगा है, जो साबित हुआ है उन्हीं ज्यूस में से एक सर्वाइवर इलाना माथर की लिखी ऑटोबायोग्राफी से। सेशन शुरू हुआ और पहला नाम लिया गया हैना स्मिथ्स का। माइकल को अपने कानों पे यकीन नहीं हुआ। सर उठाकर देखने पे उसे वह सामने कटघरे में खड़ी दिखी। 1943 में हैना को नाजी कैंप्स के एक गार्ड की नौकरी मिली थी। उसे लेकर उस कैंप में कुल 6 गार्ड्स थे। तब उसे मालूम नहीं था कि वो कैंप्स किस लिए थे। धीरे धीरे उसे पता चला कि हर महीने हर एक गार्ड को 10 ज्यूस को चुनना पड़ता था, यानी कुल 60 ज्यूस रेफ्यूजीज़ हर महीने डेथ कैंप्स भेजे जाते, जहां उन सबको मार दिया जाता। उस दौरान पूरे यूरोप में लाखों ज्यूस की हत्या की गई थी। सर्वाइवर इलिना माथर भी उस कैंप में थी। उसी ने सभी गार्ड्स की पहचान भी करवाई। उसने कहा, हैना के चुनने का तरीका अलग था। वो हमेशा लड़कियों के खाने और सोने की परवाह करती और शाम को सबको एक साथ बुलाती, जहां वो उनसे किताबें पढ़वा कर सुना करती। हमेशा बूढ़े और कमज़ोर का ख्याल रखती। जब हमें लगने लगा कि हैना अलग है, अच्छी है, महीने के अंत में वो उन्हीं बीमार लाचार औरतों को डेथ कैंप भेज देती। हैना ने कहा, मैं और क्या करती। कैंप्स में हर रोज़ नई लड़कियां आती। इतनी जगह, इतना राशन नहीं होता था हमारे पास। हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता था। मैं बस अपना काम करती थी। इलाना की माँ ने गवाही दी। एक दिन उनका कैंप बंद हो गया। वो सब एक लंबा सफ़र तय करके अगले कैंप की तरफ जा रहे थे। कई दिन के इस सफ़र में ठंड से आधे से ज़्यादा लोग जमकर वहीं मर गए। फिर एक गांव के पास उन्हें रात एक चर्च में ठहराया गया और गार्ड्स चर्च के फादर के क्वार्टर्स में रुके। रेफ्यूजीज़ को लगा कि आज उनकी किस्मत अच्छी है, सर पे छत है, मगर उन्हें क्या मालूम था कि कईयों को सुबह नसीब भी नहीं होने वाली। दूर से गोले बारूद की आवाज़ें आ रही थी और फिर आधी रात में चर्च पे एक बॉम्ब आ गिरा। हर तरफ आग फैल गई। सब दरवाजे की तरफ भागे, पर दरवाज़ा नहीं खुला। सारे दरवाजे बाहर से बंद थे। हैना ने कहा, बाहर हर तरफ बॉम्ब के धमाके हो रहे थे, भगदड़ मची थी, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। अगर दरवाज़ा खुलता तो और अफरा तफरी मच जाती। वो एक हादसा था। कोर्ट में सभी गार्ड्स की टेस्टिमोनी लाई गई, जिसमें सभी ने हैना को इंचार्ज बताया और खुद हैना ने भी उसमें लिखा है कि वो ही इंचार्ज थी, जबकि हैना ने इस बात से इनकार किया।
अब तक चुप बैठी बाकी गार्ड्स ने हैना को दोष देना शुरू कर दिया कि उसके कहने पे ही चर्च का दरवाज़ा नहीं खोला गया था। पेपर पेन लाया गया और हैना को उसकी हैंडराइटिंग का सैंपल देने को कहा, जिसे टेस्टिमोनी की हैंडराइटिंग से मिलाया जाएगा। हैना घबरा गई और फिर उसने आगे बढ़कर अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसी ने लिखा है। यहाँ माइकल को याद आया, हमेशा हैना ही उसे किताबें पढ़ने को कहती थी। उस दिन भी उसने हिचकिचाते हुए मेन्यू कार्ड की तरफ देखकर माइकल को ही ऑर्डर देने को कहा था। उसी पल उसे समझ आया कि हैना को पढ़ना लिखना नहीं आता और वो शर्मिंदा है। माइकल सही और गलत के बीच झूल रहा है। उसे क्या उसका साथ देना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बार उसने अपॉइंटमेंट भी ली, हैना से मिलने जेल तक भी गया, लेकिन अपने अतीत का सामना कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। हैना उसका इंतज़ार करती रह गई और वो आधे रास्ते से ही वापस मुड़ गया। आज केस की सुनवाई का आखिरी दिन है। बाकी गार्ड्स को 4 साल की सज़ा और हैना स्मिथ्स को 20 साल की उम्र कैद हो गई। हैना ने एक बार ऊपर खड़े माइकल की तरफ देखा। 10 साल और गुजर गए। साल है 1976। माइकल का डाइवोर्स हो चुका है और अपनी 5 साल की बेटी को लेकर पेरेंट्स के घर वापस जा रहा है। अब वो वहीं रहेगा। इन बीते 10 सालों में वो इस शहर एक बार भी नहीं आया, अपने डैड के बरसी पर भी नहीं। उसका कमरा किताबों के बक्सों से भरा है। माइकल ने एक किताब उठाई, अथीना इंस्पायर्स द प्रिंस, और साल लिखा है 1959। उसने ये किताब हैना को पढ़कर सुनाई थी। यहाँ हैना के नाम से इतने सालों में पहली बार एक पार्सल आया। उसे खुद भी ताज्जुब हो रहा है। बॉक्स में एक टेप रिकॉर्डर और कुछ कैसेट्स हैं। एक के बाद एक पार्सल्स आने लगे, जिनमें अलग अलग किताबों की रिकॉर्डिंग होती, उन सारी कहानियों की जो माइकल ने कभी उसे सुनाए थे। माइकल अब एक डायरी मेंटेन करने लगा, जिसमें भेजी गई रिकॉर्डिंग्स का पूरा लेखा जोखा है। हैना कमरे में ही पूरा वक्त बिताती, उन कैसेट्स को बार बार सुनती और नई कैसेट्स के आने का इंतज़ार करती। फिर बारी आई उनके आखिरी किताब की, द लेडी विद द लिटिल डॉग। ये किताब हैना के लिए खास है, जिसमें शहर में आई एक लड़की का जिक्र है जो लोगों के सामने आती है, खुलकर जीती है, अलग है सबसे। पहले उसे ये किताब पसंद नहीं थी, मगर आज उसके देखने का नज़रिया बदल चुका है। ज़िंदगी के इस मोड़ पर उसे ऐसे ही एक किताब की ज़रूरत थी, जिसने उसमें प्रेरणा भरी और उसे कमरे से बाहर निकाल लाइब्रेरी के दरवाजे तक पहुंचाया। उसने वही किताब ली और अब वो धीरे धीरे एक एक शब्द जोड़कर पढ़ना सीख रही है। शब्द जो सुन रही है उसे लिखने में कैसा लगता है। एक दिन माइकल को हैना का खत आया, जिसमें सिर्फ 4 अक्षर लिखे हैं। हैना उसे उन भेजे हुए कैसेट्स का जवाब नहीं दे सकती थी। कैसे कहे कि उसे अच्छा लगा, कैसे उसका शुक्रिया करे, लेकिन अब उसने लिखना सीख लिया। भले ही पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि जज्बात होने के बावजूद ये प्यार कभी 2 तरफ़ा नहीं हो सका, हमेशा एक तरफ़ा ही रहा। ना ही हैना कभी कुछ कह पाई, और अब कह रही है तो माइकल एक कोने में सिमट कर रह गया। एक समय ऐसा आया कि हैना उसे रोज़ खत लिखने लगी। जैसे किसी सीपी को हम जितना खोलने की कोशिश करते हैं, उसे छेड़ते हैं, वो उतना और अंदर सिमट जाती है। ठीक वैसे ही माइकल भी सिमट गया और उसने कैसेट भेजना बंद कर दिए। कुछ साल बाद उसे जेल से फ़ोन आया। हैना जल्द ही अपने 20 साल की सज़ा पूरी कर रिहा होने वाली है। उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। इतने सालों में सिर्फ उसी का मेल आया करता था। बाहर की दुनिया बूढ़ी हो चुकी हैना के लिए बिल्कुल नई होगी। उसे किसी का साथ चाहिए, कोई घर चाहिए। माइकल अगले दिन हैना से मिलने गया। वो कैंटीन में बैठी है। ये मुलाकात अजीब है। हैना को ऐसा लग रहा है जैसे माइकल शर्मिंदा है।
हैना ने जब उसका हाथ पकड़ा, उसने हटा लिया। आंखों में देख तक नहीं रहा, जैसे वो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करने आया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जबकि हैना हमेशा से एक मजबूत औरत रही है, उसे छुपने छुपाने का खेल नहीं आता, और माइकल हमेशा अपनी ज़िंदगी से भागता रहा है। समय काटने के लिए माइकल ने अपनी कुछ निजी ज़िंदगी के बारे में बताया और कहा वो उसे एक नौकरी और घर दिला देगा, मगर शायद हैना को इससे ज़्यादा की उम्मीद थी। वो उसमें एक दोस्त तलाश रही थी, एक साथी। अगले हफ्ते वो उसे लेने आएगा कहकर माइकल वहाँ से चला गया। तो माइकल हैना को लेने आया। उसे पता चला कि हैना ने एक दिन पहले ही खुदकुशी कर ली। उसका कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि वो यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं थी। वार्डन ने उसे हैना का आखिरी खत पढ़कर सुनाया। वो एक टिन के डिब्बे में कुछ पैसे छोड़ गई है जिसे इलाना माथर को देना है। ये वही सर्वाइवर है जिसने हैना के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी। खत के अंत में उसने लिखा है, हेलो माइकल। माइकल अपने आंसू रोक नहीं पाया। कुछ समय बाद माइकल इलाना माथर के घर गया। इलाना ने पैसे वापस कर दिए, लेकिन उस टिन के डिब्बे को रख लिया, क्योंकि ठीक वैसा ही डिब्बा उसके पास भी था जब वो उस कैंप में थी। माइकल ने हैना के अनपढ़ होने की बात बताई, लेकिन उससे सच्चाई तो नहीं बदलती। बाद में माइकल ने वो पैसे एक स्कूल को दान कर दिए। अंत में माइकल अपनी बेटी जूलिया को लेकर हैना की कब्र पर गया और उसे अपने रिश्ते के बारे में बताया। अब वो इसे किसी से छुपाना नहीं चाहता। उसमें ज़िंदगी जीने की हिम्मत आ गई है। या तो इसे भाग सकते हो या इसे जी सकते हो, क्योंकि ज़िंदगी सही और गलत के फैसले से कोसों दूर है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।